डिजिटल कोचिंग से कविता नंदवानी, आपकी इकोनॉमिक्स टीचर। आज से हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि टी.आर. जैन और डॉक्टर वी.के. ओहरी जी की बुक है। इस बुक में मैं आपको डीपली स्टडी कराऊंगी, लाइन टू लाइन, पेज टू पेज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट्स क्या है हमारी बुक में। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास टोटल 12 चैप्टर हैं। इन 12 चैप्टर को मैं 1 बाय 1 जैसे पॉसिबल होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बुक जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कंप्लीट करवा दूंगी। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, आज हम उसी से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इसके अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो 3 से 4 मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं आएगा। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्टरी है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो स्टडी करेंगे। आज हम डीपली स्टडी करेंगे फर्स्टली मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो अभी तक आपने 11th में स्टडी की है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है, और कुछ कंसेप्ट उसमें आपने स्टैट के या इंडियन इकोनॉमी के भी स्टडी की हैं। +2 की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट जो है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मीनिंग ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश हैज़ इट्स ऑरिजिन इन द ग्रीक टर्म मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। देखो इंग्लिश में आप सबको पता है कि मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, बिग, जो बड़ा होता है। सेम ग्रीक लैंग्वेज में इस जो टर्म है हमारी मैक्रो को, उसको मैक्रोस कहा गया है, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज। इन द कंटेंस्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल। अब अगर हम इकोनॉमिक्स में देखो, लार्ज का मतलब हम कई तरह से ले सकते हैं। लार्ज का मतलब बड़ा होना, ठीक है, जैसे एक पेंसिल छोटी है, एक पेंसिल बड़ी है, राइट। एक डोर छोटा है, एक डोर बड़ा है। कोई भी चीज़, एक कार का साइज़ छोटा है, एक कार का साइज़ बड़ा है, इस तरह से। अब यहाँ पर जो लिया गया है वो लिया गया होल, यानी ऑल ओवर, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट। इसको आप एक छोटे से एग्जांपल से समझो। देखो अगर आपने एक डिसीजन लेना है, अपने लिए लेना है, इंडिविजुअली लेना है, तो वो होता है माइक्रो, ठीक है। और अगर आपने एक डिसीज़न पूरी फैमिली के लिए लेना है, जिससे आपकी पूरी फैमिली इफ़ेक्ट होती है, उसको बोल देते हैं मैक्रो। क्यों? क्योंकि वो लार्ज है, उसके डिसीजन, जो भी आप डिसीज़न लेंगे उसका इफ़ेक्ट पूरी फैमिली पर पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है होल। सेम इसी को ही हम अपनी इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे कि हमारी जो इकॉनमी है, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो मेन स्टडी का मैटर है वो हमारी इकॉनमी कैसी है, इंडिया की इकॉनमी कैसी है या अदर कंट्री की इकॉनमी कैसी है, उस कंसेप्ट को बेस बनाकर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज that branch of the economics which study economic issues or economic problem at the level of an economy as a whole। देखो अब इस चीज़ में आप अगर स्टडी करेंगे, मैक्रो इज डिफाइंड एज दैट द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी। मैक्रो क्या है, देखो ब्रांच है किस चीज़ की। देखो माइक्रो इज डिफाइंड दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। इसमें मेन समझने वाली बात है कि इकोनॉमिक्स इश्यूज क्या होते हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स से मतलब समझिए, सबसे पहले इकोनॉमिक्स मतलब जो कि पूरा अर्थशास्त्र, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक इशू क्या हो सकते हैं। इकोनॉमिक इशू का मतलब होता है जैसे मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसकी डिमांड कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी है, ठीक है। प्राइजेस हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं या हमारे प्राइजेस डिक्रीज़ हो रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, मनी से रिलेटेड इशू हैं। और ऐसे इशू जिससे पूरी होल इकोनॉमी इफेक्ट होती है, उसको बोल देते हैं इकोनॉमिक इशू। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। प्रॉब्लम्स का मतलब है जैसे प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन कई बार शॉर्ट हो जाती है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम कह लो, चाहे रॉ मटेरियल की कमी कह लो, ठीक है। इस तरह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम बोल देते हैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। और जिस चीज़ में जिस
कंसेप्ट के अंदर इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स की स्टडी की जाती है उसको हम बोल देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। इट स्टडी सच एज द इकोनॉमिक क्वेश्चन दैट द कंसर्न दैट वेलफेयर ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री। These questions are like to employment for the residents, growth of output in the economy, the problem of price rising or the problem of depression. ठीक है, sector of the economy and so on. Microeconomics also study how government can improve the state of economy of a country. Means नेटसेल अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है एट प्रेजेंट, कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करे। उस इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब नीचे आपको एक डेफिनेशन दी गई है, आप इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट लिखकर अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन भी दे सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर देखो बात करेंगे हम कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप यहाँ से समझ लो, एक सिंगल है, ठीक है, एक आपके हाथ की फिंगर है, इंडिविजुअल है, ठीक है, और अगर पूरे हैंड की फिंगर्स को हम खोल दें तो ये पूरा हाथ बन जाएगा, राइट। यही चीज़ हम अपनी मैक्रो और माइक्रो से ले सकते हैं। जब आप सिंगल चीज़ की स्टडी करेंगे, मतलब वन कंसेप्ट की स्टडी करेंगे, तो वो माइक्रो, ठीक है, और जब आप पूरे हाथ की स्टडी करते हैं तो इट्स अ मैक्रो। और एग्जाम्पल से समझ लीजिए, अगर आप मार्केट में सिंगल प्रोडक्ट की जांच करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो। और अगर आप मार्केट के अंदर एक ही तरह के जितने प्रोडक्ट हैं, आप उन सभी प्रोडक्ट की स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो। You have already studied in a micro at a +1 level. Now that you have to understood the meaning of macroeconomics, you can draw a difference between the micro and macroeconomics. सबसे पहले देखो यहाँ डिफरेंस दिया गया है। हमने सब फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है बेसिस ऑफ द स्टडी, मतलब स्टडी के बेसिस पे कैसे कह सकते हैं। फर्स्टली देखो, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, अ हाउस होल्ड, अ फर्म एंड अ इंडस्ट्री। मैक्रोइकोनॉमिक स्टडी प्रॉब्लम ऑफ द स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। देखो यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि स्टडी के मामले में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें इंडिविजुअली स्टडी की जाती है, सिंगल पर्सन की स्टडी, और मैक्रो में होल यानी कि लार्ज पूरी इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। अब देखो यहाँ दिया हुआ स्कार्सिटी एंड चॉइस। स्कार्सिटी एंड चॉइस का क्या मतलब है? मीन्स आपके पास मनी कम है, ठीक है, और आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आप किस में से पहले खर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 500 का नोट है, ठीक है, आपने अपनी स्टडी के लिए बुक लेनी है, अपनी मदर के लिए मेडिसिन्स लेनी है, ठीक है, तो आपको चॉइस करनी पड़ेगी क्योंकि 500 रुपये में या तो बुक आएगी या मेडिसिन आएगी। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्कार्सिटी से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अगर सिंगल पर्सन की स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आप होल इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब जैसे देखो इसका एक और एग्जांपल भी देख सकते हो। अभी कुछ टाइम पहले कोरोना हुआ, ठीक है। अब कोरोना क्या इंडिविजुअली पर्सन को उसने इफ़ेक्ट नहीं किया। अगर हम कहें कि अगर हमें कोरोना की स्टडी करनी है तो हम किस में करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे या मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे? तो ऑब्वियस है हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे क्योंकि इससे हमारी होल कंट्री इफ़ेक्टेड हुई, ठीक है। Microeconomics study how a consumer exercise this choice of goods and services that maximizes satisfaction with the given income, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही सेम एग्जांपल दिए हुए हैं। देखो एक कंज्यूमर है, सिंगल कस्टमर है, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने मनी के अकॉर्डिंग, अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग गुड्स की चॉइस करता है, उसकी जो स्टडी होगी वो माइक्रो है, ठीक है। और अगर हम नेशनल इनकम के, नेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, हमारी मैक्रो हो जाएगी। तो ये हमारा डिफरेंस था बेसिस ऑफ द स्टडी कि हम किस तरह से माइक्रो और मैक्रो की स्टडी में डिफरेंस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आया इकोनॉमिक वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं?
वेरिएबल्स मीन्स वो ऐसी चीज़ें जो हमारी वर्किंग को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल सच एज अ कंज्यूमर डिमांड और अ प्रोड्यूसर सप्लाई। मार्केट के अंदर डिमांड, मान लो आपको एक मोबाइल चाहिए, ठीक है, आप उस मोबाइल को लेने के लिए क्या करेंगे, पहले कंपनीज के अलग अलग मोबाइल देखेंगे, वीवो का देखेंगे, ओप्पो का देखेंगे, ठीक है, और अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग जितनी आपके पास मनी है आप उसके अकॉर्डिंग मोबाइल्स के ब्रांड्स को देखेंगे और उसमें से जो आपको सही लगेगा वो आप उसको चूज़ कर लेंगे। बट कई बार ऐसा होता है जो मोबाइल आपने चूज़ किया मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बट सप्लाई नहीं है, तो आपके सामने प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो जो सिंगल पर्सन की डिमांड होती है या सिंगल पर्सन की जो भी सप्लाई है अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर, वो हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल, ठीक है, एग्रीगेट का मीन्स होता है टोटल। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, मतलब गुड्स होल इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स की डिमांड है एंड सप्लाई है वो हम किस में स्टडी कर लेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। थर्ड पॉइंट हमारा आता है इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है। इकोनॉमिक एजेंट्स रेफर्स टू द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस हु सेल इकोनॉमिक डिसीजन take economic decisions. Individual economics agent include consumer and producer. They focus on the maximization of our personal gains. Institutional economy unit includes state of statutory bodies like RBI, SEBI, ठीक है। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ RBI, SEBI, TRIA, ठीक है। यहाँ पर आपकी 3 जो हैं वो फुल फॉर्म्स हमारी हो जाती हैं, कौन कौन सी, RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारी हो जाती है TRAI, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये सारी तीनों की तीनों करती क्या हैं, ये फोकस करती हैं हमारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इकोनॉमिक्स एजेंट क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मतलब आप समझ लीजिए कि मनी से रिलेटेड जो भी आप स्टडी करते हैं वो इकोनॉमिक में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। देखो in microeconomics there is a limited degree of aggregation of economics variable compared to macroeconomics, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिग्री की मतलब क्या है, आप इसमें ये करेंगे स्टडी कि इंडस्ट्री के अंदर मान लो सिंगल इंडस्ट्री है, अब आप कहोगे मैम इंडस्ट्री तो होल में आती है, उसकी स्टडी तो मैक्रो में करेंगे, तो माइक्रो में कैसे इंडस्ट्री की स्टडी हो सकती है। देखो अगर हम इंडिविजुअल डिमांड की स्टडी करते हैं, ठीक है, मार्केट डिमांड की स्टडी करते हैं, तो वो हमारी किस में आते हैं, इंडिविजुअल में आते हैं, क्योंकि हम एक ही जगह पे स्टडी कर रहे हैं। अगर हम होल इकॉनमी, मान लो हमने पूरे हरियाणा की स्टडी की, पंजाब में स्टडी की, ठीक है, गुजरात में की, तमिलनाडु में की, तो ये सारी क्या होगी, होल होगी ना, हमारी स्टेट्स हो गई, तो इन सब की स्टडी हम मैक्रो में करेंगे। एग्जाम्पल देखो, microeconomic study equilibrium of an industry, it is the aggregation of the firms producing a particular commodity. Macro studies is the equilibrium of the economy as a whole, it is an aggregation of all economy units of the economy. देखो इंडस्ट्री में वहाँ सिंगल थी और यहाँ पर क्या है, ऑल यूनिट्स के बारे में जो स्टडी है वो हमारी डिग्री ऑफ एग्रेगेशन है। नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट है डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस। अब अजम्पशंस क्या होती हैं, अजम्पशंस क्लियर होते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें आएगा क्या। देखो अजम्पशंस होती हैं कुछ ऐसी जिसको हम रिस्ट्रिक्शंस भी बोल देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ही ऐसा है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द बेस्ड ऑन अ डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन। Certain variables are assumed to be constant of microeconomics, whereas they are assumed to changing in macro. Similarly, certain variables that are assumed to be constant in macro are assumed to be changing in microeconomics. अब देखो यहाँ पर क्लियर बताया कि कुछ assumption microeconomics के लिए होती हैं और कुछ
मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए होती हैं। यहाँ पर देखो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज द कांस्टेंट व्हाइल देयर आर इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स इन अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, आउटपुट है, वो फिक्स रहता है, लिमिटेड रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड कम होता है, सिंगल पर्सन की स्टडी करते हैं, सिंगल पर्सन वर्किंग वाला होता है, इसलिए वो लिमिटेड होता है, फिक्स होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो हमारे पास टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है, ठीक है, और हमारा आउटपुट भी अनलिमिटेड होता है क्योंकि हमारे पास वर्किंग आवर भी बढ़ जाते हैं। अब ये जो टाइम पीरियड है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम स्टडी करते हैं टाइम पीरियड की, वो 4 टाइम पीरियड होते हैं। फर्स्टली हमारा जो टाइम पीरियड होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड, ठीक है। और लॉन्ग पीरियड को भी हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड, और शॉर्ट पीरियड में भी वेरी शॉर्ट पीरियड है ना, शॉर्ट पीरियड। इसकी स्टडी में नेक्स्ट आपको मार्केट वाले चैप्टर में करवाऊंगी। 6 पॉइंट जो हमारा है वो है सेंट्रल इशू। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। डेटर्मिनेशन ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट इज द सेंट्रल इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो यहाँ पर सेंट्रल इशू क्या है, एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशंस का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, फाइंड आउट करना, अलग अलग जगह से एक जगह पर कलेक्ट करना बोल देते हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम सेंट्रल इश्यूज आते हैं वो हमें अपने प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, मशीनरी इकट्ठा करना, इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं वो हम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट से कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट है मेथड ऑफ स्टडी। Method of study in the microeconomics is often described as the general equilibrium analysis. On the other hand, method of study in microeconomics is often described as the partial equilibrium analysis. देखो मेथड ऑफ स्टडी का मतलब अभी आपने 7 पॉइंट पे आगे आप स्टडी करते करते सिर्फ और सिर्फ इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पर आप इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, सिंगल पर्सन की स्टडी कर रहे हैं, सिंगल इंडस्ट्री की कर रहे हैं, सिंगल फर्म की कर रहे हैं, वो सारी की सारी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएंगी। और जहाँ पर आप होल की स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर आपकी क्या आएगी, मैक्रो के अंदर, ठीक है। अब इसमें आप अलग अलग डिफरेंस भी दे सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में आप ये बता सकते हैं कि माइक्रो इज़ अ स्मॉल एरिया, ठीक है, और मैक्रो इज़ अ large area. We can study in a small area is called a micro and whole area is called a, we can study in a whole area is called a macroeconomics, ठीक है। इसी तरह से आपने 7 पॉइंट किए, ये 7 पॉइंट आप डिफरेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं स्पेशली आपको चैप्टर जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसके लिए कुछ नोट्स भी दूंगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप इसके क्वेश्चन भी लर्न कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप मुझसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं इकोनॉमिक्स की किसी भी क्लास की, इवन 11th से लेके ऑनवर्ड, MBA में, MCOM में, MA इकोनॉमिक्स में या CA में जो इकोनॉमिक्स के पैटर्न्स यूज़ होते हैं, स्टैट होता है, अगर आप वो मुझसे कोचिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम अपने चैप्टर में आगे की तरफ चलेंगे। माइक्रो, मैक्रो, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट में आती हैं पर होती नहीं हैं। आप कहोगे मैम ये क्या बात हो गई? देखो, कोई चीज़ें ऐसे हैं, जैसे मान लो एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, वो बैंक में सेविंग करता है तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, उसकी इनकम होगी, ठीक है, उसकी सेविंग होगी, फ्यूचर में उसके काम आएगी। बट क्या होता है, अगर पूरी होल इकोनॉमी में जितने पर्सन हैं वो सभी के सभी सेविंग करने लग जाएं, कोई एक्सपेंडिचर करे ही ना, तो क्या होगा? नेचुरली है, मार्केट में से मनी की कमी हो जाएगी। जैसे ही मनी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? हमारी डिमांड कम हो जाएगी। हमारी डिमांड कम होते ही क्या होगा? मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, प्राइसेस गिर जाएंगे, हमारी इनकम का स्कोप कम हो जाएगा, ठीक है, यानी इफेक्ट होगा। जो चीज़ सिंगल पर्सन के लिए है वो सिंगल में सुटेबल है और जो होल के लिए है वो होल में सुटेबल है, तो इट्स अ पैराडॉक्स। अब यहाँ हम स्टडी कर लेते हैं जो बुक में एग्जाम्पल है।
What is the logical at the micro level may not be a logical at the macro level. जो वही बात है, जो माइक्रो के लिए सुटेबल है वो मैक्रो के लिए नहीं है. If an individual saves more, the ad sees a future prosperity. इसमें भी सेम एग्जाम्पल दिया हुआ बेटा जो मैंने आपको दिया है. ठीक है, अब एक दिन मैं आपको इसके सारे ब्लू बॉक्सेस करवाऊंगी, साथ साथ करना चाहें तो मोस्ट वेलकम. देखिए, इज सेविंग अ वर्चू और अ वाइस. अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी वही आ गया जो अभी मैंने आपको समझाया कि क्या सेविंग करना हमारे लिए एक गुण है या अवगुण है. ठीक है, गुण अवगुण का मीन्स है कि हमारे लिए मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, या हमारे लिए बेनिफिटल है या लॉसफुल है. ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर सिंगल पर्सन एंड इंडिविजुअल पर्सन अगर वो सेविंग कर रहा है तो इट्स अ वर्च्यू. ठीक है, बट अगर पूरी होल इकॉनमी कर रही है तो इट्स अ वाइस वर्सा ऑफ वर्च्यू. फिर भी आंसर रीड कर लेते हैं एक बार. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल सेविंग इज अ वर्च्यू. अगर सिंगल पर्सन कर रहा है तो वर्च्यू. ही कैन डिपॉजिट इज सेविंग इन अ बैंक एंड कैन अर्न अ रेगुलर इनकम. वो क्या करता है, बैंक में अपनी सेविंग को जमा कराता है और रेगुलर इनकम को इंक्रीज करता रहता है. बट फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ इकोनॉमी एज द होल, saving may prove to be a vice when everybody save more. Expenditure tends to decline. It case of decline in aggregate demand. जैसे ही सेविंग उसकी इंक्रीज होगी तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी. ए फॉल इन एग्रीगेट डिमांड केज अ फॉल इन इन्वेस्टमेंट, implying a fall in production and a fall in the level of employment. The economy may be driven into the state of depression. ठीक है, तो वो क्या होती है, डिप्रेशन. स्टेट का मतलब है, स्टेट ऑफ डिप्रेशन का मतलब है मंदी आ जाना. जैसे ही मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी तो मार्केट में क्या आ जाएगी, मंदी आ जाएगी. ठीक है स्टूडेंट, आज हमने स्टडी किया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स. के माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, कहाँ पे यूज़ होती है और क्या क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है. स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिटल हो, आपको बेनिफिट दे, ये बेनिफिट तब देगी जब आप इसको शुरू से लेके एंड तक पूरा देखेंगे. अगर आपको लगता है कि वीडियो की क्वालिटी ऐसी है जिसमें बड़ी स्लो चल रही है तो आप ऊपर से जाकर इसको नॉर्मल की बजाय 1.25 भी कर फास्टली इस वीडियो को देख सकते हैं. अगर आपको अच्छी लगे स्टूडेंट तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं बट मेरी सिटी चेंज होने की वजह से जो मुझसे नहीं पढ़ पा रहे हैं. ठीक है, तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. अगर आपको अच्छी लगे, आपको नॉलेजेबल लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन साथ साथ मिल जाए. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.